देखिए, मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सॉइल पॉल्यूशन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा है। वैसे ही हज़ारों लाखों टन कूड़ा जो है हर साल या कहें तो हर महीने ही गिरता रहता है, हर जगह मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो कहीं लैंडफिल्स में पूरा पहाड़ की तरह लगा दिया जाता है। ये सारी चीज़ों से नुकसान होता है मिट्टी का। यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। और कुछ चीज़ों तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जहर की तरह काम करती है मिट्टी के अंदर, जैसे कि आपका हैवी मेटल्स। ये देख रहे हैं ना, ये बैटरीज वगैरह जो है इसके अंदर लिथियम होता है, लेड होता है, निकल होता है। ये सारी चीज़ें जहर की तरह काम करती हैं आपके मिट्टी के अंदर। इसके अलावा हार्मफुल जो केमिकल्स हैं जैसे तेज़ाब वगैरह, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गए हार्मफुल, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना, ये सबसे क्या होता है, मिट्टी ख़राब होती है। और अगर इससे नहीं बचाएंगे हम तो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी मिट्टी। फिर उसके बाद खाएंगे कहाँ? इसका सॉल्यूशन बस इतना है कि ये जो आप देख रहे हैं हज़ारों लाखों टन जो कचरा हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, इसको थोड़ा सा काबू में लाया जाए। कुछ इसमें ऐसा मैनेजमेंट किया जाए कि इसका अमाउंट कम हो जाए, और कहीं पे फेंकें भी तो ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ पे पहले से ही ख़राब मिट्टी हो। वैसे बहुत सारी चीज़ों से सॉइल पॉल्यूशन होता है, जैसे माइनिंग से अंदर से जितना सारा धूल मिट्टी निकलती है वो सब जाकर गिर जाती है आपका मिट्टी में, खेतों में, तो वहाँ नुकसान करता है। बाकी सॉइल इरोजन जो होता है उससे भी दिक्कत है। सोचिए आपकी मिट्टी जो है बह बहकर समुंदरों में, नदियों में बहती जा रही है, नुकसान की बात है। बाकी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे तो भी जो है उपजाऊपना ख़त्म हो जाएगा मिट्टी का, मतलब डिजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा वहाँ का। बाकी हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है आपका, घर का सीवेज है, वो सब भी कई बार मिट्टी में जाके मिलता है। और हमारे कचरे में बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक होता है, मेटल वगैरह होते हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं मिट्टी को। और फिर आपका आ जाता है प्लास्टिक। देखिए, इतना ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम जी रहे हैं कि प्लास्टिक तो लाखों लाखों टन पैदा हो रहा है और वो ख़त्म हो नहीं रहा। रिसाइकिल होता कितना है? मुश्किल से 10-20% होता होगा, बाकी सारा आता है लैंडफिल्स में। तो प्लास्टिक क्या करता है, ना हवा को ट्रांसफ़र होने देता अपने अंदर से, ना ही जो है अपने अंदर से पानी को ट्रांसफ़र होने देता, और उसके बिना तो मिट्टी का कोई रोल ही नहीं बचता। वैसे ये सारी बातें तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि हमने 6, 7, 8 में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है। ख़ास तौर से यहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स या कहें तो इंसेक्टिसाइड्स, इनके छिड़काव से क्या क्या नुकसान होता है सॉइल में, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, सबका काम होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना। इंसेक्टिसाइड्स का खाली कीड़ों को मारना। पेस्टिसाइड एक जनरल टर्म हो गई। पेस्टिसाइड मतलब कोई भी जिंदा चीज़ को मारना, जैसे कि कीड़े मकोड़े, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। बाकी हर्बिसाइड्स खाली प्लांट्स को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है। अब हर्बिसाइड्स में भी एक और आती है कैटेगरी जो बहुत फेमस है, वीडिसाइड कहते हैं उसको। वो होता है कि मारेंगे प्लांट को, पर हर प्लांट को नहीं मारेंगे, सिर्फ पर्टिकुलरली ऐसे प्लांट को मारेंगे जो आपके काम का नहीं है। इसके लिए ऐसा डिज़ाइन किया जाता है उसे। अब इन चीज़ों से कौन कौन से सॉइल पोल्यूशन होते हैं, मतलब क्या क्या नुकसान होता है, वो सब देखेंगे। देखिए, पेस्टिसाइड तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, पर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की अगर बात करें ना, तो तब निकोटिन का इस्तेमाल करते थे। निकोटिन वही जो आपका टोबैको के अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता था, कीड़े मकोड़े मर जाते थे, और जो भी खेती बाड़ी करते थे उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में DDT नाम के एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उससे क्या होता था, मलेरिया को ठीक करने का काम करते थे। अब धीरे धीरे ये पता लगता रहा कि इसका इस्तेमाल तो एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। उससे क्या होता था कि इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, इन सबको मारने में हेल्प मिलती थी। पर उससे दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कत। क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता था इंसानों को भी, जानवरों को भी, प्लांट्स को भी, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। देखिए, क्या नुकसान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हार्मफुल केमिकल आप डाल रहे हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े मर जा रहे हैं या फिर वीड्स वगैरह मर जा रहे हैं, तो वो चीज़ आप भी तो खाओगे। मान लिए कि पहले प्लांट होगा, प्लांट में आपने वो चीज़ें डाल दी, वो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, फिर टर्शरी कंज्यूमर खाएंगे, आप भी खाएंगे उसको, तो आपके भी पेट में जाएगा, आपके बॉडी में भी वो हार्मफुल इफेक्ट करेगा। तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया। इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होना, या कहें तो फूड चेन के थ्रू आप तक पहुंच जाना, और आप तक क्या, लगभग हर ही स्पीशीज़ के अंदर पहुंच जाएगी ये चीज़, इसलिए इसे बैन करा गया था। फिर उसके बाद थोड़ा नया ज़माना आया, ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाने लग गया। ये भी कीड़े वगैरह मार सकता था आसानी से, और DDT से थोड़ा सा कम नुकसानदायक था। ठीक है, मतलब आपको नुकसान पहुंचाएगा, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाएगा, पर उस हद तक नहीं पहुंचाएगा जितना DDT। अब सोचिए, मलेरिया मारने वाली दवाई को आप खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, पर ये थोड़ा कम करता था। पर कम करने के बाद भी कई सारे इससे डेथ देखे गए, और बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स जो है इससे इम्यून भी होने लग गए थे। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंट बनाने लग गए थे अपनी बॉडी के अंदर,
कि अब आप डाल दो ये दवाई तब भी नहीं मरेंगे। आजकल जो है ना हर्बिसाइड्स का ज़माना है। हर्बिसाइड्स वही प्लांट को मारने के लिए खास तौर से बनाया जाता है। उसमें कीड़े वगैरह भी मार सकते हैं, थोड़े बहुत मर जाते हैं इससे भी। तो एक्स्ट्रा जो वीड्स वगैरह होते हैं ना, असल में उन्हें ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड्स का। और हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड में कोई आपसे फ़र्क पूछे तो बोल दिएगा कि हर्बिसाइड होते हैं जो सारे के सारे प्लांट को मार दे। वीडीसाइड जो है एक तरह का हर्बिसाइड होता है जो कि सिर्फ पर्टिकुलर, जो आप बोलोगे उसको, मतलब एक डिज़ाइन हुआ हुआ होता है वो आपका मॉलिक्यूल, वो सिर्फ कुछ प्लांट्स को मारेगा, जो कि आमतौर पे यूज़फुल नहीं होता हमारे लिए। इसके लिए देखिए सोडियम क्लोरेट बहुत ज़्यादा फेमस है, ये देख सकते हैं आप इसके पाउच। और सोडियम आर्सेनाइड भी यूज़ होता है, और भी कई सारे मटेरियल यूज़ होते हैं हर्बिसाइड के लिए। अब हर्बिसाइड जो है ना, देखा जाए तो सबसे कम टॉक्सिक है, पर ऐसा नहीं कि टॉक्सिक है ही नहीं, है पर कम है। ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर ऑर्गेनोक्लोराइड्स भी इस्तेमाल किए जाते थे, उन सबसे कम ही नुकसानदायक है, और डीडीटी से तो बहुत ही कम। देखिए रिसर्च में क्या पता चला कि अगर आप ये हर्बिसाइड डालने के बजाय खुद से अपने हाथों से अगर निकाल लेंगे ना वीड्स को, तो आपके खेतों में बीमारियां होने का खतरा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इंसेक्ट्स वगैरह अगली बार आपको बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे, इसका भी चांस बहुत कम होगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करिए जितना हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, जितना हो सके उतना कम से कम जो है वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब से बच के रहने की। बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। फैक्ट्री का या किसी भी तरह के इंडस्ट्री के वेस्ट को इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं, और इसे हैंडल करना इतना आसान नहीं होता जितना हम घर के कचरे को कर लेते हैं। ये कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, कई तरह के केमिकल्स, एसिड्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, और होते भी हैं बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसको ठिकाने लगाना एक बड़ा सिरदर्द है। मान लीजिए इतना इतना अगर कचरा रोज़ जमा कर रही है कंपनी, तो इसको ठिकाने लगाना वो भी सही से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सरकार भी जो है ना बार बार आके चेक करती रहती है कि ये सब अपने कूड़ा कबाड़ा ठीक से मैनेज कर रहे हैं या नहीं। देखिए कूड़ा दो तरह का होता है, एक तो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। दोनों आपको पता ही है, ये सड़ जाने वाला, ये नहीं सड़ने वाला। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ज़्यादातर पाया जाता है आपका थर्मल पावर प्लांट का जो होता है ना कूड़ा। क्या होता है, वो कोयला जलाते हैं ज़्यादातर, जिससे गर्मी पैदा होती है, उससे वो क्या करते हैं, पानी उबालते हैं, स्टीम बनाते हैं उसका, उससे फिर जो है टरबाइन को घुमाते हैं, बिजली बन जाती है। तो उसमें निकलता है बहुत सारा ऐश, राख, वो भी लाखों टन के हिसाब से। उस सबको मैनेज कैसे करें? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धुआं निकलता हुआ, इन्होंने जो है उसे इंसिनरेट कर दिया, मतलब जला दिया पूरी तरह से उस राख को भी। तो बस उसको छोड़ देते हैं फिर हवा में, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। उससे वैसे देखा जाए तो नुकसान तो होता ही है, पर उस लेवल पे नहीं होता जितना अनबर्न्ड फ्यूल होता। फिर कह रहे हैं कि स्टील या आयरन का जो प्लांट होता है उसमें अलग तरीके की मुसीबत है। उसमें बोलते हैं स्लैग बहुत निकलता है वेस्ट में। स्लैग होता है आपका बहुत ही इम्प्योर मेटल, उसको क्या करना होता है, फैक्ट्री को फेंकना ही पड़ता है। फिर आ जाते हैं आपके केमिकल फैक्ट्रीज, जिसमें हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जैसे कि एसिड वगैरह निकलता है। ये आपका मेटल की फैक्ट्री में से भी निकल सकता है, केमिकल की फैक्ट्री में से तो निकलता ही है। ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रीज, मतलब कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह जो हैं वो, या डाइज जो बनाती होंगी, कलर वगैरह बनाते होंगे वो, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज, रबर बनाने वाली फैक्ट्रीज, इन सब से निकलता है ये हार्मफुल केमिकल वगैरह। और ऐसे केमिकल्स को डायरेक्ट नदी में बहा देंगे तो पता नहीं कितनों की जान जाएगी। तो इसलिए इसे जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। पहले इसे जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है अगर हो सके तो, या फिर कहीं पे स्टोर कर दिया जाता है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। पर ऐसे केमिकल्स को यूं ही ऐसे वीरान जगहों पे फेंक देना भी समझदारी नहीं। और गलती से अगर किसी पानी के सोर्स के कांटेक्ट में आ जाए तो और मुसीबत। ये देखिए कलर ही चेंज कर देता है, मतलब वहाँ का पूरा ज्योग्राफी ही बदल देता है अगर ये किसी नदी, नाले या तालाब वगैरह से जुड़ गया तो। हाल फिलहाल में ऐसे ही हुआ था, मेरे ख्याल से मॉरिशस के पास ना एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर जो है वो फट गया था। तो वहाँ पे लाखों टन पेट्रोल, या कहें तो पेट्रोलियम ऑयल जो होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, वो बिखर गया। वहाँ के सारे पेड़ पौधे, मछलियाँ सब मर गए। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिख रखी है कि हो सकता है कि किसी किसी जगह पर आप जो है ना, जो वेस्ट निकल रहा है आपकी फैक्ट्री का, उसे आप किसी और इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज कर सको। मतलब आपके लिए तो कूड़ा है, पर किसी और के लिए क्या पता वो काम की चीज़ हो। जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है स्टील की, वो क्या करती हैं आजकल, अपने ऐश को लेकर ना, या फिर कहें तो अपना जो स्लैग है उसको लेकर बेच देती है सीमेंट इंडस्ट्री को। सीमेंट इंडस्ट्री उसे अपना सीमेंट बनाने में इस्तेमाल कर लेती है। और कभी कभार जो है वेस्ट को हटाने का या कहीं पे दबाने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो कंट्रोल्ड इंसिनरेशन करा दी जाती है उसकी, मतलब जला दिया जाता है अच्छी तरीके से, मतलब पूरी तरह से बर्न कर दो उसको, तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इतना हार्मफुल नहीं रहता एनवायरनमेंट के लिए,
तो उसे कर कर वो छोड़ देते हैं हवा में। पर ऐसा सबके साथ जाहिर सी बातें नहीं किया जा सकता। आप देखते होंगे फैक्ट्रीज के ऊपर जो चिमनी लगी होती है, यहाँ से धुआं निकल रहा होता है, या आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही होती है, स्टीम के साथ निकल रही होती है कई बार, तो ये चिमनी के अंदर इंसिनरेशन ही हो रही होती है। आगे कह रहे हैं, डू यू नो कि प्लास्टिक से भी आप जो है कपड़ा वगैरह बना सकते हो, और वैसे हम बनाते भी हैं। मतलब पॉलिएस्टर वगैरह एक तरह का प्लास्टिक तो नहीं कहेंगे, पॉलीमर तो होता ही है ना, पर कुछ खास तरह के प्लास्टिक से भी आप कपड़ा बना सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बनाया जाए ऐसा। और गार्बेज का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है, जो कि आज भी बनाई जा रही है कहीं कहीं पे। ये देखिए ट्रक में भर के लाए हैं बहुत सारा कूड़ा और इसे डाल दे रहे हैं ये यहाँ पे, और यहाँ पे जल जाएगा आगे जाके। जलने के बाद जो इससे क्या करेंगे, ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में एक ही बात होती है, उसको लेते हैं जलाते हैं, जलाने के बाद जो है पानी को उबालते हैं, उबालने के बाद स्टीम बनाते हैं, स्टीम बनाने के बाद जो उसे गुजारते हैं एक टरबाइन से, टरबाइन घूमता है और बनती है बिजली। पर इसके लिए हर तरह के कूड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ खास तरह का कूड़ा जो है उसी को आप जला सकते हैं इस तरह से, और इससे भी पॉल्यूशन पैदा होता है, तो इसलिए संभल के की जाने वाली चीज है। बाकी आप बायोगैस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और इसका इस्तेमाल तो किया जाता भी है, आमतौर पर वैसे खाना बनाने के लिए किया जाता है। देखिए कहीं पे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा, जब वो डिग्रेड होगा, जब उसे बैक्टीरिया खाएगा, तो खाने के बाद जो है ना अपने अंदर से गैस निकालता है, कई बार मीथेन निकालता है और भी बहुत सारे तरह के गैसेस निकालता है, बायोगैस बोल देते हैं उस चीज़ को। उसे आप जलाकर जो है खाना बना सकते हैं, उसे जलाकर आप बिजली बना सकते हैं, और फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल करी जा सकती है वो चीज़, उससे मशीन वगैरह चलाएंगे वो। और आजकल तो बात हो रही है कि गन्ना जो है ना गन्ने के खेत को यूज़ करा जाए फ्यूल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाया जाए उससे। फिर है आपके स्ट्रैटेजीज कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कैसे किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कूड़े को अलग अलग कर लो, उसके बाद जो रिसाइकिल हो सकता होगा हो जाएगा, जिस चीज़ को सड़ाने के लिए भेजना है वो भेजा जा सकता होगा। कोई ऐसा चीज़ है जो कि मिट्टी के अंदर आपको दबा के ही रखना पड़ेगा, तो उसको भी छांट कर ले आएंगे, वहाँ पर दबा देंगे मिट्टी में, पर उसके लिए कम से कम आपने पहले ही कूड़े को अलग अलग कर लिया होगा, तभी तो ये सब कुछ हो सकता है ना। तो इसी चीज़ को हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर तरीके से कूड़ा फेंकने से ही जो है ना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है सबसे ज़्यादा। इसलिए आपका ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये आपको शायद याद होगा, इसीलिए तो बनाया गया था, ताकि हम कूड़े को अलग अलग करके जो है सही से फेंक पाएँ। ऐसा नहीं कि हमने रास्ते में कहीं पे भी कुछ भी कूड़ा फेंक दिया। ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब हम सही तरीके से कलेक्ट कर पाएँ कूड़े को, और साथ ही साथ कलेक्ट तो तभी करेगा ना कोई, जब वो मतलब वो एमसीडी वाले या फिर कहीं के भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कलेक्ट तो तभी कर पाएगी जब आप अच्छे से डिस्पोज करेंगे उस चीज़ को, सही से आप उन कूड़ेदान के अंदर सामान को रखेंगे, ताकि उसके बाद फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी हो सके इस चीज़ की कि वो ले जाकर जो है उसे छांट सकें आगे, कि भाई अगर ग्लास है कहीं तो उसे अलग कर लो, कहीं मेटल है तो उसे अलग कर लो, प्लास्टिक है तो कुछ उसे अलग कर लो। प्लास्टिक से तो आजकल जो है रोड भी बनाने का काम चल रहा है, और पेपर है उसे अलग कर लो, ये तो बहुत आसानी से रिसाइकिल भी हो जाता है। और जब ऐसा नहीं होता तो कई बार क्या होता है कि कूड़ा इधर उधर फेंका हुआ है, कई बार जो है वो नदियों में नालों में चले जाता है। ऐसा नज़ारा तो आपने अक्सर देखा ही होगा, नालियों को जाम कर देते हैं अक्सर कूड़ा फेंक फेंक के लोग, और जानवर भी जो है अक्सर कूड़ा खा लेते हैं तो उन्हें नुकसान है। मतलब बायोडिग्रेडेबल कुछ खाएंगे तो हो सकता है कि इतना नुकसान ना भी हो, पर प्लास्टिक अगर सोचिए पेट में चला जाए तो फंस सकता है गले में जाके, पेट में जाके नुकसान करेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई नोकीली चीज़ खा ले तो नुकसान है। फिर देखिए ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ही आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि साइंस का इस्तेमाल, या कहीं तो ख़ास तौर से केमिस्ट्री का इस्तेमाल एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल के बारे में, कि मिट्टी का बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, कि आप जो है बिना रुके बार बार उसके ऊपर खेतीबाड़ी करे जा रहे हो, एक बार को वो फिर डिजर्टिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, उसका रेगिस्तान बन जाएगा पूरा वो। तो उससे बचें, और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वो भी ना डालें, क्योंकि उससे भी सॉइल ख़राब होता है। इससे बचने के तरीक़ों पे बात होती है, रिसर्च होती है हर तरह से, कि शॉर्ट टर्म जो फ़ायदा दे रही है ना चीज़ें, उसे हम लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद बनाएं। ऐसा नहीं कि अभी तो हमें फ़ायदा हो गया, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ है, यील्ड बहुत हुई है हमारे पास अनाज की, बाद में जो है भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं आगे इम्प्रूवमेंट आने के लिए, ताकि जो है ये एनवायरनमेंट को जो हार्म पहुँच रहा है वो कम से कम पहुँचे। इसमें देखिए 3 साइंटिस्ट जो है बहुत फेमस हैं, तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब कि मानवता के लिए इन्होंने बहुत ही नोबल काम करे हैं। इनमें से किसी ने एक तरीका बताया था कि कैसे आप हार्मफुल जो वेस्ट होता है अपना, उससे आप चेंज करके कोई और मॉलिक्यूल बना सकते हैं जो कि आपके कुछ काम आ सके। मतलब रिसाइकिल कर देना गैसेस को या लिक्विड्स को या सॉलिड, जो भी आपका निकल रहा हो वेस्ट, उसे फेंकने के बजाय रिसाइकिल कर लो। ऐसे कर लो कि कोई और ही चीज़ बन जाए वो, उसके बाद किसी और इंडस्ट्री में काम आ जाएगा। ऐसे कुछ दिए थे इन्होंने बहुत सारे मेथड्स,
इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट करने में हेल्प करी इन्होंने। और एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलीमर भी बनाया। अब पॉलीमर आप जानते हो, प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर होता है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रेलिक होता है, कितना सारे तरह के कपड़े होते हैं। ये जो कपड़ा पहना है मैंने, इसमें भी काफ़ी हद तक 15-20% पॉलीमर मिला ही होगा कोई ना कोई सा। तो पॉलीमर हेल्प करता है बहुत सारे तरीक़ों से, पर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, पॉल्यूशन होता है इससे। मतलब एनवायरनमेंट को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, उसे महंगा पड़ता है ये। हमारी लाइफ में क्या काम आता है ग्रीन केमिस्ट्री? आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि कपड़े धोने के लिए पहले इस्तेमाल होता था टेट्राक्लोरोइथीन का, मतलब कि 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर, 4 क्लोरीन लगे होते हैं इसके पास, इससे कपड़े धुल जाते थे अच्छे से। बाद में जो है ना, ये पता लगा कि ये तो भाई काफ़ी हद तक कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर हो सकता है। सोचो, कपड़े धोने के चक्कर में कैंसर करवा लोगे। इससे अच्छा है कि इसे ना चेंज कर दो CO2 से। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करो, नॉर्मल जो आपका डिटर्जेंट है उसके साथ मिक्स करके धो कपड़े, बहुत अच्छे से धुलेंगे। बाकी आपको ब्लीच करना हो तो आजकल जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। इससे पहले कुछ और यूज़ होता होगा, जाहिर सी बात है, पर इससे फ़ायदा क्या होता है कि पानी कम लगता है आपका। ये देख ही सकते हैं आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। देखिए ऐसी बोतलें मिल जाती हैं आपको मार्केट में, कपड़ा जो है बिल्कुल आपका वाइट कर देगी, है ना। तो ब्लीच का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है हल्के कलर वाले कपड़े या बिल्कुल वाइट कपड़ों के लिए होता है। उसके ऊपर से दाग धब्बे हटा देता है ये, और काफ़ी हद तक वाइट कर देता है। ब्लीच का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से उसका कलर उड़ा देना। इसका एक और जगह पे बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, बताइए क्या? देखिए यहाँ क्या लिखा है, ब्लीचिंग ऑफ पेपर। पेपर को भी तो ब्लीच करने की ज़रूरत पड़ती है। जब वो बनता है पेपर आपका, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्लीच करने के बाद ऐसा हो जाता है पेपर के टेक्सचर जैसा, मतलब कि वाइट काफ़ी हद तक। वरना तो इस तरीके का दिखेगा, कुछ लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, कुछ पेस्ट, कुछ भरता टाइप का बना दिया है। तो ये एक पेस्ट होता है, पेस्ट को जो है ना चिपकाते हैं अच्छे से बिल्कुल, और उसके बाद उसे सुखाते हैं तो पेपर बन जाता है आपका, इसे दबाने के बाद। अब कभी आप देखें किसी स्टेशनरी पे कि कोई पेपर तो है बिल्कुल वाइट और कुछ है थोड़ा कम वाइट, तो समझ आइएगा कि जो ज़्यादा वाइट है उसमें ज़्यादा ब्लीचिंग की गई है। और इस चीज़ के लिए पहले क्लोरीन गैस का यूज़ होता था। और फिर दूसरा इस्तेमाल होता है आपका केमिकल बनाने के लिए। जैसे ये देख सकते हैं आप, इथेनॉल, इस तरीके का होता है इथेनॉल आपका। और इसको बनाने का तरीका जो है ना, बहुत ही सिंपल किया गया है। मतलब कि कम से कम इसमें बाय प्रोडक्ट्स या कहें तो वेस्ट मटेरियल निकलता है। डायरेक्ट इसको जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं इथेन की, इथेन तो आपको पता ही है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड इथेन, उससे लगभग 90% आपका इथेनॉल बन जाता है। अब आप सोचेंगे बाकी के 10% का क्या होता है? बाकी 10% नहीं बन पाता, उसका कोई और बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको दोबारा से चेंज करके वापस लाया जाता होगा। पर ये ज़रूर जो है पहले वाला जो था उससे ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, तभी इसे ग्रीन केमिस्ट्री के पार्ट में माना गया है। क्योंकि आप इसे जो है एक ही स्टेप के अंदर, कैटालिसिस के ज़रिए एक ही स्टेप के अंदर जो है ना चेंज करा दे रहे हैं इथेनॉल में। बाकी आमतौर पे कोई भी इस तरह का रिएक्शन होता है ना, तो 2, 3, 4 स्टेप के बाद ही हो रहा होता है, और इसमें कई सारे तरह के बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। इसमें ऐसा कुछ निकल नहीं रहा। फिर कह रहे हैं कि गंदा पानी साफ करने में भी एक चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। किस चीज़ का? पाउडर ऑफ कर्नल का। कर्नल का पाउडर, ये देखिए, ये होता है आपका टर्माइट सीड, टैमरिंड सीड्स, ठीक है। उसके अंदर का जो है ना पार्ट ले लेते हैं, उसको जो है पाउडर में बना देते हैं, उसको बोलते हैं पाउडर ऑफ कर्नल। इसका इस्तेमाल किया जाता है गंदे पानी को साफ़ करने के लिए। लिखा है ना टर्बिड वाटर, मतलब कि गंदा पानी, जो कि धुंधला पानी हो, उसे साफ़ करने में काम आता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम आता होगा, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें काम आता होगा। वैसे अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो एल्यूम का यूज़ किया जाता है उसमें। मतलब ये वाली टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पाउडर वाली, वो यूज़ होती है पर कम जगह पर होती है। ज़्यादातर जो है एल्यूम का यूज़ किया जाता है। ये होता है आपका एल्यूम। एल्यूमिनियम और सल्फेट के अलग अलग तरह के सॉल्ट्स को ही बोल देते हैं हम एल्यूम। इससे पानी साफ़ करने जाते हैं तो काफ़ी सारे टॉक्सिक आयंस चले जाते हैं पानी के अंदर, जिससे जाहिर सी बात है टॉक्सिसिटी मतलब कि बीमारियाँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म।